हम लोग इस वीडियो में डैम कैपिटल और MCX का Q2 FY26 का ओवरऑल देखने वाले हैं कि क्या इस बार का इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन लोग का लास्ट फ्यू क्वार्टर से क्या टॉप लाइन ग्रोथ होता था, क्या बॉटम लाइन के अराउंड कुछ ग्रोथ होता था। और हम लोग ये भी देखेंगे जिस कंपनी ने अपना इस क्वार्टर में कौन कॉल किया है क्या फर्दर और बता रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में उन लोग का क्या नंबर्स वगैरह हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डैम कैपिटल का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो इनका मेन बिजनेस ये है, अगर किसी को भी IPO लाना है या फिर कुछ भी फंड रेजिंग करना है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो वे डैम कैपिटल को कांटेक्ट करेगा। फिर ये लोग उसका IPO लाने में मार्केट में हेल्प करेंगे एज अ बैंकर। और किसी को अगर राइट इशू करना है, फिर मान के चलिए किसी को अपना स्टेक वगैरह कुछ सेलिंग करना है प्रमोटर वगैरह को, तो ये लोग उसमें हेल्प करवाते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 69% यानी मान के चलिए 70% से रेवेन्यू इस बार ग्रो हुआ है Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और प्रॉफिट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो वे 140% के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप लोग थोड़ा सा और देखोगे, कंपनी बता रही है कि इन लोग का टोटल 21 IPO अभी भी पाइपलाइन में है। और साथ में इसमें से कई सारे अगर आप चेक करोगे तो QIP है। QIP क्या होता है, अगर कोई कंपनी फंड रेजिंग करना चाहता है, जो भी बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं उनके थ्रू, तो QIP कंपनी करती है ताकि उनको फंड मिले अपने वर्किंग कैपिटल को और बेटर बनाए, और जो भी उन लोग को कैपेक्स वगैरह करना है वे कर सकें। आप देखोगे तो लास्ट कई सारे क्वार्टरों में भी और इस क्वार्टर में भी बहुत सारे लोग राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, QIP, IPO ये सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जितना ये सब चीज़ें होंगी, यानी कि जितना स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम होगा कंपनी द्वारा, उतना ज़्यादा इन सारे कंपनियों को बेनिफिट होगा। लेकिन आप देखोगे 1.5 ईयर से मार्केट थोड़ा चॉपी है, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ एज सच उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है मार्केट में राइट नाउ। तो आप देखोगे ना डैम कैपिटल के साथ क्या हो रहा था, लास्ट 2-3 क्वार्टरों से कुछ भी एज सच ग्रोथ नहीं था। जब इनका डैम कैपिटल का जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो उन्होंने उसके बाद ही एक क्वार्टर में तो आई थिंक 100% प्लस से ग्रोथ दिखा दिया था अपने टॉप लाइन में। लेकिन उसके बाद मार्केट पूरा मतलब चॉपी हो गया और साथ में कंसोलिडेट होने लगा। तो उसकी वजह से ना कुछ उतना IPO का एक्टिविटी हो रहा था, ना ही कुछ उतना ज़्यादा QIP कंपनी कर रही थी, ना ही कुछ और ज़्यादा कंपनीज वगैरह फंड रेजिंग कर रही थी पब्लिक के थ्रू या फिर बड़े बड़े जो फंड हाउस हैं उनके थ्रू। तो इन लोगों को तो फिर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था एज सच। तो देखोगे अब स्लोली मार्केट हल्का हल्का रिकवर हो रहा है। तो जैसे मार्केट रिकवर हो रहा है ना, तो इन लोगों को अब बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ ये रहा। अगर आप लोग देखोगे ओवरऑल इन लोग का क्या क्या सेगमेंट है, ये रहा इनका मर्चेंट बैंकिंग का। मर्चेंट बैंकिंग में अगर आप लोग देखोगे इनका इस क्वार्टर में Q2 में अगर आप देखोगे तो अराउंड आप मान के चलिए ये Q2 का ही है, आई थिंक, हाँ Q2 का ही है। तो 130% का अराउंड इस क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है। अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ से देख लो, इनका ये है जो इन लोग का PNL आया हुआ है इस क्वार्टर में। तो आप देखोगे इनका टोटल इनकम 107 करोड़ का हुआ है। उसमें से इन्होंने अलग अलग अपना बता रखा है कि हमारा कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो ये रहा इनका मर्चेंट बैंकिंग रेवेन्यू, फिर रहा मर्चेंट बैंकिंग रेवेन्यू का परसेंट कितना है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में। तो आप देखोगे 80% का कंट्रीब्यूशन है इनके मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, जो कंपनी किसी कंपनी का IPO करवा रही है या फिर QIP करवा रही है या फिर किसी के और भी थ्रू फंड रेजिंग करवा रही है कंपनी, तो इन लोगों को जो पैसा मिलता है ना, जिस कंपनी का इन्होंने IPO में हेल्प करवाया, तो वही पैसा मर्चेंट बैंकिंग में होता है। तो ये ज़्यादा तब इंक्रीज होगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा IPO आएगा, QIP होगा और कंपनी फंड रेजिंग करेगी, तो तभी इन लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप खुद ही देखोगे, यहाँ पे ये रहा, आप लास्ट क्वार्टर जाके देखोगे Q1 में ना, तो Q1 में कुछ ऐसा सच उतना IPO नहीं आया, कुछ ज़्यादा फंड रेजिंग नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा मार्केट से जुड़ा हुआ एक्टिविटी नहीं हुआ। तो आप देखोगे हार्डली 9, मतलब आप खुद देख लो 9 करोड़ का हार्डली लोग का मर्चेंट बैंकिंग से रेवेन्यू हुआ, लेकिन इस बार 86 करोड़ का रेवेन्यू हुआ।
तो फिर कंपनी अभी बता रही है हम लोग का ओवरऑल 21 आईपीओ क्यूआईपी ये सब पाइपलाइन में है, जिसमें से 3 नया आईपीओ इस बार के क्वार्टर में एड ऑन हुआ है, जिसका फाइलिंग वगैरह हो चुका है। आने वाले क्वार्टर्स में उसका आईपीओ आएगा। तो देखो सबसे सिंपल है इन सारी कंपनी को ट्रैक करना। आप ट्रैक करो, जैसे ही बुल मार्केट आएगा आप हमेशा एक चीज नोटिस करोगे, हमेशा ये हमेशा होगा, ये एक बार का नहीं है। आप पास्ट में जाके 20 साल का भी हिस्ट्री देख लेना या फिर आने वाले फ्यूचर में देख लेना, कभी भी जब भी बियर मार्केट आएगा, मार्केट कंसोलिडेट होगा, मार्केट में कुछ उतना एक्साइटिंग नहीं रह जाएगा, तो फिर ये सारी कंपनियां कुछ उतना एज सच अपना रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब नहीं दिखा पाएंगी। तो फिर उस समय आप बस ये करो, कंपनी ट्रैक करो। जैसे ही बुल मार्केट आए, ठीक है, तो आप देख लेना जितने भी मार्केट से लिंक्ड होते हैं ना कंपनीज, उन लोगों को बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डैम कैपिटल का एग्जांपल लोगे या फिर किसी और भी कंपनी का एग्जांपल लोगे ना, तो देखिएगा उस समय जब जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा मार्केट से जुड़ा हुआ, ज्यादा आईपीओ आएगा, ज्यादा फंड रेजिंग होगा, ज्यादा से ज्यादा क्यूआईपी होगा, प्रेफरेंशियल इशू होगा, राइट इशू होगा, ये सब चीजें जब ज्यादा होंगी ना, और तब इन लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, तब इन लोग का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। मर्चेंट बैंकिंग हो गया या फिर आप यहाँ पे भी देखोगे ब्रोकरिंग, ये लोग का है, ये लोग जो ब्रोकरेज से पैसा कमाते हैं, तो ये देखोगे हार्डली 17 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 23 करोड़ का था, यानी कि ये डाउन हुआ है। तो कंपनी का मेन फोकस मर्चेंट बैंकिंग साइड में ही है। अब स्लोली ये लोग आई थिंक ब्रोकिंग वगैरह में भी जाना होगा तो जाएंगे। अब तो हमको भी आने वाले क्वार्टर्स में ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको इन लोग को, और मैं यहाँ पे हंसी आ रहा था मुझे थोड़ा सा, ये इन लोग के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना वे 131 हैं, ठीक है, ओवरऑल पूरा। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें से जो रिसर्च करने वाले एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो मैं आपको 1 सेकेंड यहाँ नीचे दिखा दूँ। हाँ, ये देखो, अगर आप ये देखोगे जो मेंबर हैं जो इनके रिसर्च टीम में, जो कि स्टॉक वगैरह का रिसर्च करते हैं, फिर उसके बेसिस पे अपना कुछ रिपोर्ट वगैरह ये लोग पब्लिश करते हैं, तो वे देखोगे टोटल 33 मेंबर हैं इनके एम्प्लॉय बेस में जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करते हैं। तो वे लोग आप देखोगे ना हार्डली मतलब 210 कंपनी का ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि पर एम्प्लॉय हार्डली 7 कंपनी हर एक क्वार्टर में ये लोग ट्रैक कर रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत एक मतलब उतना एज सच ग्रेट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे आज के समय में बहुत सारे मैं इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो मतलब इससे कई गुना ज़्यादा मतलब वे अकेले हर एक क्वार्टर में कंपनीज को ट्रैक करते हैं। अगर आप मेरा भी एग्जांपल लोगे ना, तो मैं हर एक क्वार्टर में मिनिमम मैं बता रहा हूं 1300 1350 कंपनी, कोई इतना बड़ा डील नहीं है ट्रैक करना, उनका कॉन कॉल पढ़ना, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करना, पीयर टू पीयर कंपेयर करना, कुछ उतना ऐसा हार्ड नहीं है। लेकिन आप इनका देखोगे, इनके पास 33 मेंबर हैं जो कि उनका काम है मेंबर का जो भी कंपनीज वगैरह हैं उनका रिसर्च करना। तो वे देखोगे 210 कंपनी हार्डली वे लोग कवर कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अगर कंपनी के पास ये वीडियोस वगैरह पहुंचे तो प्लीज़ आप थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए इसको, और थोड़ा मतलब देखिए, क्योंकि मतलब आप खुद ही देखो यार 33 एम्प्लॉय हैं आपके पास जो कि केवल मेंबर हैं, जो कि वही बस रिसर्च टीम में है आपके। तो एक मतलब 210 कंपनी वे रिसर्च कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हो आप भाई, थोड़ा समझो। तो फिर चलिए वे सब अब जाने देते हैं, वे सब उनका मैटर है, वे समझा, हमसे क्या है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल इन लोग का ओवरऑल एम्प्लॉय काउंट 131 है। तो फिर अब चलिए ये सब तो इनका बात हो ही गया है एम्प्लॉयज़ वगैरह वाला। तो आप देखोगे ना टोटल इन्होंने जो आईपीओस इस बार के H1 में ला रखे हैं, H1 FY26 में भी ओवरऑल 9 आईपीओ थे। उसमें से आप खुद स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्होंने आईपीओ लाए थे। आप देखोगे JSW स्टील हो गया, आनंद राठी शेयर्स हो गए, M&B हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप खुद यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इन्होंने कुछ QIPs वगैरह करवाए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन लोग का पाइपलाइन आईपीओ का भी 21 आईपीओ पाइपलाइन में है, जिसमें से 3 नया आईपीओ ऐड हुआ है पाइपलाइन में इनके Q2 FY26 में, और जिसमें से मान के चलिए आप 13 आईपीओ का जहाँ पे डैम कैपिटल लेफ्ट लीड बैंकर है, और साथ में 7 में ऐसा है कि ये लोग सोलो बैंकर आईपीओस हैं जहाँ पे लोग करवा रहे हैं। तो फिर जितना आईपीओस वगैरह होंगे आने वाले टाइम में उतना ही उन लोग को बेनिफिट होगा इनके रेवेन्यू में, इनके इबिट्टा मार्जिन में, इनके प्रॉफिट में। तो सबसे मेन क्या है, आप ये देखिए कि कब ज़्यादा आईपीओस आ रहे हैं कंपनीज के, कब ज़्यादा बुल मार्केट है, कब ज़्यादा पागलपंती का मार्केट है, तो ही ये लोग ज़्यादा बेटर कर पाएंगे एज अ कंपनी।
तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए आप देखोगे तो इन्होंने 70% राउंड अपने रेवेन्यू को ग्रो तो कर लिया। अब ये अगर ज़्यादा आईपीओ नहीं आया तो फिर Q3 में उतना ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ पाएगा। अगर आईपीओ ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो फिर वही बात है, फिर से इन लोग के रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा। लेकिन वही है, आपको हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा इनके बिजनेस के बारे में। तो सबसे मोटा मोटी बात यही है, जब बुल मार्केट रहेगा तो ये सारी कंपनियां अच्छी करेंगी। क्यों? क्योंकि उस समय ज़्यादा आईपीओ आएंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग देखते हैं कि Q3 और Q4 में इन लोग का कैसा नंबर रहता है। अगर ज़्यादा आईपीओ नहीं हुआ तो नंबर कुछ ऐसा चुनना ग्रेट नहीं आएगा। अगर आईपीओ ज़्यादा हुए और इन लोगों ने ज़्यादा आईपीओ करवाए या फिर ज़्यादा इन्होंने फंड रेजिंग में हेल्प करवाया, QIP करवाया, तब इन लोग को जाहिर सी बात है फिर से बेनिफिट मिलेगा। इनके रेवेन्यू में वे आएगा एज अ ग्रोथ वगैरह, और साथ में इन लोग का प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी से बात कर लेते हैं, वे है MCX के बारे में। अगर आप लोग थोड़ा सा मैं इनका ओवरव्यू दे दूं तो ये लोग ना एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको सपोज, ठीक है, कुछ हेजिंग वगैरह करना है गोल्ड वगैरह में, सिल्वर वगैरह में, तो आप जाके इनके प्लेटफॉर्म पे गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, जो भी आपको करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह ये सब वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। तो MCX प्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडर्स के लिए है और जिसको हेजिंग्स वगैरह करने होते हैं। मान लो अगर आपका गोल्ड का शोरूम है, ठीक है, आपके पास 100 किलो आपके पास 100 kg सपोज गोल्ड है, आपने आज के रेट पे बाई कर लिया सपोज 1,20,000 पे, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आपने 1,20,000 पे 100 किलो गोल्ड बाई किया, आपका शोरूम है। आप क्या करोगे, यहाँ पे दो सिनारियो होगा, या तो गोल्ड ऊपर जाएगा या तो गोल्ड नीचे आएगा। अगर ऊपर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर नीचे आया तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आपको लॉस होगा। आपके जो इन्वेंट्री आपने लेके रखा है 1,20,000 पे, तो आप क्या करोगे, उसको हेज करने के लिए, उस लॉसेस को हेज करने के लिए आप क्या करोगे, MCX पे जाओगे, उसको शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट क्या करोगे कि 1,20,000 के अगर नीचे आया तो आपको MCX में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप रियल में देखोगे जो आपका गोल्ड का वैल्यू तो घट गया, तो यहां पे आपको MCX में फायदा हो जाएगा। अगर सपोज करो रेट नहीं घटा, अगर ऊपर बढ़ गया, ठीक, अगर ऊपर गया, मान लो 1,30,000 हो गया, तो फिर आपके पास तो रियल गोल्ड है इन्वेंट्री, तो आपको वहां बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वही, लेकिन इसमें क्या होगा, MCX में आपको लॉस हो जाएगा, तो वे मान के चलो हेज हो जाएगा, आपका ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, चाहे ऊपर गया चाहे नीचे गया। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती है ना, चाहे टाइटन देख लो, चाहे कल्याण देख लो, चाहे PN गडगिल देख लो, वे सब ऐसे अपने इन्वेंट्रीज को अपना हेजिंग करती हैं सेफ रखने के लिए। ये तो हुआ था इस्तेमाल पहले, जो भी कंपनीज वगैरह उन लोग को हेल्प किया जाए हेज, मतलब उनके इन्वेंट्री बेस पे, ताकि वे लोग हेज कर पाए, ज़्यादा उन लोग को कुछ लॉस वगैरह ना हो। तो लेकिन अब आप देखोगे ना, तो ज़्यादा लोग इसको एज अ ट्रेडिंग की तरह भी ले रहे हैं। तो अब तो कोई कैसे भी यूज करे, और फायदा तो MCX को ही होना है, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है। कोई लॉस करे कोई प्रॉफिट करे, इनसे क्या ही मतलब है। इन लोग के जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वे इन लोग को मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यही कंपनी लास्ट फ्यू क्वार्टर पहले, मतलब आराम से 50% से लेके 70% के बीच में अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी। लेकिन अब इस क्वार्टर में देखोगे तो इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, ऐसा नहीं हुआ कि डिग्रोथ हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30% के अराउंड इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी इन लोग का 30% के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से, तो वहां पे कंपनी 50% से लेकर 70% के बीच में ग्रो करती थी। लेकिन अभी इस क्वार्टर में क्या हुआ, हार्डली 30% के अराउंड इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट भी वही 30% के अराउंड इन लोग का इंक्रीज हुआ। तो अब आप देखोगे ना, तो जो बंदा MCX को एज ए हाई ग्रोइंग कंपनी देख रहा था, उनका हर एक क्वार्टर में आ रहा था ग्रोथ वगैरह 50%, 60%, 70%, लेकिन इस क्वार्टर में 30% हो गया, तो उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट एज सच कुछ गाइडेंस नहीं देती है अपने रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह को लेके। तो अगर आप देखोगे तो बीच में आई थिंक MCX का कुछ सर्वर में भी प्रॉब्लम आया था, तो वहाँ पे लोग कुछ अपना जो भी पोजीशंस वगैरह होते हैं उसको मतलब उसको कर नहीं पा रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए हुए थे। आप जाके प्लीज उनका कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वे तो अब नॉर्मल हो चुका है, वे तो अब सही हो चुका है। तो लेकिन आप देखोगे कंपनी 50 से 70% ग्रो करती थी, लेकिन अब आप 30% का ग्रो कर रहे हो। अगर आप इनका देखोगे ओवरऑल
कि कहाँ से क्या टोटल इन लोग का कहाँ से ज़्यादा आता है टर्नओवर वगैरह। 1 सेकेंड अगर मैं आपको दिखा दूं तो मेटल एंड स्टोन से ओवरऑल अगर आप देखोगे जो टर्नओवर है एमसीएक्स पे ना वे है 76% अराउंड। ये लोग एनर्जी का भी कराते हैं, बेस मेटल हो गया, एग्री कमोडिटी हो गया, फिर इंडेक्स फ्यूचर हो गया, इन सब में ये पूरा है। अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे इनके एमसीएक्स कमोडिटी फ्यूचर में तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो गोल्ड साइड में 48% का अराउंड गोल्ड का कंट्रीब्यूशन है और सिल्वर से 28% आप मान लो, नेचुरल गैस है, ये सब क्रूड ऑयल वगैरह है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लीड है, फिर इंडेक्स वगैरह है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे किसी को भी अगर शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है जाके कर सकता है। तो मैं कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप जाके करो ही, मैं बस इनका बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि भाई आप गए एमसीएक्स पे अकाउंट बनाया करने लगा, ऐसा मत करना भाई, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपका एक मूव भी गलत हुआ तो पूरा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड खराब से खराब हो जाएगा। तो वही बात है, आपको जो चीज़ नहीं पता है प्लीज़ आप उस साइड मत जाना, कभी भी मत जाना। मैं बस आपको एमसीएक्स का बिजनेस मॉडल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या है। तो फिर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अब इनका देखा जाए तो अब देखते हैं कि Q3 और Q4 में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बनता है। अभी फिलहाल के लिए तो इन लोग का 30% के अराउंड ही रेवेन्यू ग्रो हुआ है। आई थिंक ये अब इसी के अराउंड इन लोग का नॉर्मल रहेगा। अब देखते हैं, अब तो हमको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनीज को Q3 और Q4 में और FY27 में, तब हमको पता चल पाएगा। लेकिन आप देखोगे कंपनी ने लास्ट फ्यू क्वार्टर पहले, कुछ साल पहले ही अगर आप देखोगे तो कंपनी का लॉसेस वगैरह आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अपने प्लेटफॉर्म को ना अपग्रेड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान के चला था कि फ्यूचर में जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा आएंगे तो हम ज़्यादा अपने कस्टमर को अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे ना तो वे कस्टमर हमको लिव करके चला जाएगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए अपने क्या किया, वन टाइम कॉस्ट लिया टीसीएस को, आई थिंक टीसीएस को इन्होंने दिया था अपना सर्वर अच्छे तरीके से बनवाया उसको, और ताकि वहाँ पे लोड अगर ज़्यादा इंक्रीज भी हो ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद जैसे ही वे सर्वर इन लोग का लाइव हो गया था, आप देखोगे ना लास्ट 4, 5, 6 क्वार्टरों से कंपनी क्या ब्लॉकबस्टर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही थी। प्रॉफिट ग्रोथ तो पूछो मत भाई, कंपनी को क्या ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, मतलब 200%, 100%, 150%, बहुत मतलब तेजी से इनका प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाता, इससे भी ज़्यादा इन लोग का ग्रो हो रहा था प्रॉफिट वगैरह। मैं बस एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो आप देखोगे वही बात है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 50, 60, 70% का था, लेकिन अब आप देखोगे तो 30% के अराउंड आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये बिजनेस मोनोपोली है, यानी कि एमसीएक्स समझ लो ये पूरा कंट्रोल करती है पूरे मार्केट को। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी रेगुलेटरी का कुछ चेंज वगैरह आया ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखोगे ना रेगुलेटरी वगैरह जो भी होते हैं वे लोग पसंद नहीं करते हैं मोनोपोली कोई कंपनी बनाए। पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो जो भी मोनोपोली बना है जहाँ भी बिजनेस, तो जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह होते हैं ना उसको ट्राई करते हैं फिर उसको पूरा बर्बाद किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, कोई और नया कंपनी भी लाया जाए, कुछ यहाँ पे ट्रिकिंग किया जाए कि ताकि इनका मोनोपोली टूट सके। तो इसमें रिस्क यही सबसे बड़ा मुझे भी लगता है कि अगर रेगुलेटरी चेंज कुछ हुआ तो प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारी क्रिएट हो सकते हैं। तो फिर अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या कैसे चीज़ें पैन आउट होती हैं, कैसी पैन आउट नहीं होती हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो जो गाड़ी 50, 60, 70% से आगे जाती थी ना वे गाड़ी अब 30% के अराउंड जा रही है, यानी कि 40% का रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में बात कर रहा हूं, अब नीचे की तरफ आ रहा है। यानी जो कंपनी 70% से आगे जा रही थी अब वे बस 30% से जा रही है। तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे चीज़ें पैन आउट होती हैं, कैसी नहीं होती हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था।